देखिए निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अगर आप देखो गोरखपुर में ढेर सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। तमाम लोगों ने आरटीआई से उसका डिटेल भी मांगा है, लेकिन वो मूर्ति क्यों नहीं हटाई गई? जितनी भी हत्याएं हुई हैं तो सभी ब्राह्मणों की हत्याएं ही क्यों हो रही हैं? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अगर किसी की हत्या हुई है इस सरकार के द्वारा अगर कराई गई है तो ब्राह्मणों की हत्याएं कराई गई हैं। चाहे विनोद उपाध्याय की हत्या कराई गई हो, चाहे विजय मिश्रा का घर गिराया गया हो, या कोई और भी जो इस तरह के लोग हैं उनकी हत्याएं कराई हो। और आज की तारीख में जैसे उन्होंने सरकार का काला चिट्ठा खोला, सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई, उस एफआईआर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पत्रकार को ये अधिकार है कि वो सच को उजागर करे। तो ये सरकार सच को उजागर ही उन्हें नहीं देना चाह रही है। हर जगह ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और हमारी आपके माध्यम से सरकार से और ब्राह्मण समाज से एक निवेदन है कि हम सब लोग इकट्ठे हों, क्योंकि ब्राह्मण जब इकट्ठा होगा तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। हम अपनी सीरीज विधायक सीरीज की शुरुआत गोरखपुर के तिवारी हाता से करने जा रहे हैं। तिवारी हाता वो जगह जो आज और 90 के दशक में राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। पहली शुरुआत हम आज कर रहे हैं श्री विनय शंकर तिवारी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। बात शुरुआत करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा पुराने समय की, कि आपकी और स्वर्गीय पंडित श्री हरशंकर तिवारी जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? थोड़ा दर्शकों को आप उस पर जानकारी दें। नहीं, शुरुआत तो जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तब से छात्र संघ की राजनीति से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, और 85 में आकर वो विधायक बने थे। 72 में चुनाव लड़े थे, लोकल बॉडी का, स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं, उसमें एक वोट से उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनको चुनाव हरा दिया था। और उसके बाद जब चुनाव जीतना शुरू किए तो लगातार चिल्लूपार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, और एक लंबे समय तक चिल्लूपार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ की जनता की सेवा करने का कार्य उन्होंने किया। सर, अभी हम बात की तिवारी हाता की। जब हम छोटे थे तो हमारे मन में एक सवाल आता था कि हाता अर्थात क्या होता है? हाता का अर्थ क्या है सर? हाता मतलब वो एक बड़ी सी जगह को, कोई भी बड़ी जगह होती है, वो जगह चूँकि शहर है तो शहर में जगह सामान्यतः छोटी होती है, ये जगह थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए इसको लोग हाता कहते थे। उन्हें हाता का कोई अलग से तात्पर्य नहीं है, बड़ी जगह से ही हाता का तात्पर्य है कि जो जहाँ पे जगह स्पेस ज़्यादा हो उसको लोग इस तरह का संबोधन करते हैं। और सामान्यतः जो कि हम सब लोग भोजपुरी के बोलने वाले लोग हैं, तो भोजपुरी में इस शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। सर, आपकी राजनीति की जो शुरुआत है, जैसे एक होता है कि पिता राजनीति में है तो मैं राजनीति में आ गया, या फिर किसी के दबाव के चलते राजनीति में आ गया, आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्य दबाव में करता है। हर व्यक्ति अपनी मन से, अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। हम छात्र संघ की राजनीति करते थे। एनएसयूआई कांग्रेस का एक छात्र संगठन है। हमारी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के एनएसयूआई से हुई है, और बहुत दिनों तक एनएसयूआई की राजनीति करने के बाद हम चुनावी राजनीति में आए, और छात्र समस्याओं की ढेर सारी बातों को लेकर हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पे संघर्ष भी किया, उसके लिए ढेर सारी चीज़ें हुई भी, और एक वो लंबी कहानी है। तो वो अचानक नहीं हुआ ना, और ना ही पैतृक रूप से हुआ, क्योंकि हम तो विश्वविद्यालय से ही राजनीति में सक्रिय थे। सर, जो राजनीति की आपकी शुरुआत हुई, आप बसपा में बहुत लंबे समय तक रहे, आपका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी में रहा। आज बसपा एक ऐसे स्तर पर आ गई है जहां कैडर पूरा समाप्त हो गया है बसपा का। उसके पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? आपने जैसा कहा कि कैडर समाप्त हो गया है, ये अपने आप में ही इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? जब किसी भी चीज़ को, जैसे आपने प्रश्न ही ऐसा किया कि भाई कैडर समाप्त है, जब कैडर समाप्त हो जाएगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो जब कैडर ही नहीं है तो कोई पार्टी रहेगी कैसे? नहीं, जो जनता या फिर हर राजनीतिक लोग के विरोधी होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जो मिश्रा जी पार्टी में थे उनके कारण पार्टी का ये हश्र हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत है। ये देखिए, किसी के कारण कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ होता है
परिस्थितियां होती हैं या मुखिया होता है। तो मिश्रा जी का उसमें क्या देना है? मिश्रा जी ने तो पार्टी को बेहतर करने का काम किया, जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई उन जिम्मेदारियों को आदरणीय मिश्रा जी ने निर्वहन करने का काम किया, न कि उसको कहीं खराब करने का कार्य किया है। अभी कुछ दिन पहले चिल्लूपार बहुत चर्चा में था जब पंडित जी की मूर्ति को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। ये हम वहाँ गए थे गांव में, हमने लोगों से जानकारी जुटाई तो लोगों ने कहा ये बदले की कार्रवाई है। हालांकि विधायक जी जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहा कि बदले कार्रवाई नहीं है, ये पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई थी, उस पर यह कार्रवाई हुई। देखिए, निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई है, क्योंकि अगर आप देखो गोरखपुर में ढेर सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तमाम लोगों ने RTI से उसका डिटेल भी मांगा है, लेकिन वो मूर्ति क्यों नहीं हटाई गई? अवैधनाथ जी की मूर्ति लगी है, दिग्विजय नाथ जी की मूर्ति लगी हुई है शहर में कई जगह, तो उसका ये कहाँ पे है? मैंने किससे उसको परमिशन लेके लगाया गया है? तो सरकार ने तो केवल और केवल बदले की भावना से ही कार्य किया। किसी की मूर्ति जो भी जिस क्षेत्र में रहता है लगता है, तो उस मूर्ति से सरकार सामान्यतः इस तरह के प्रकरण में सहयोग करती है। लेकिन वहाँ तो अभी चबूतरा बन रहा था, मूर्ति लग नहीं पाई थी, चबूतरा बन रहा था, तो सरकार ने एक बदले की भावना से कार्रवाई की और कार्रवाई करके चबूतरे को तोड़ने का कार्य किया। एक सवाल कि ये जो बदले की भावना जैसा आप कह रहे हैं, तो ये अदावत शुरू क्यों हुई थी? आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है कि बदले की भावना है, या जो पुरानी अदावत एक जन सामान्य में भावनाएं हैं कि अदावत है मटकी और हाथा की? नहीं, जो जन सम्मान की है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, खैर उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो जो बाकी मूर्तियां लगी हैं वो क्यों नहीं हटाई गई? जैसे अवैधनाथ जी की मूर्ति लगी है, दिग्विजय नाथ जी की मूर्ति लगी है, ढेर सारी और भी मूर्तियां लगी हैं अगर आप देखा जाए तो। लेकिन किसी भी मूर्ति का जो सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है, संविधान का अगर कहीं कहता है, तो उनके लिए भी तो ये कानून लागू होगा कि किसी एक चीज़ के लिए ही लागू होगा। तो उन पर वो चीज़ लागू क्यों नहीं हुआ? अगर लागू हुआ तो उसका कहाँ, जो उन्होंने परमिशन लिया था, परमिशन वो कहाँ है? तो उस परमिशन को भी लोगों को बताना चाहिए, नहीं साहब ये परमिशन है, इस तरह से हमने किया है, इसको आप दिखा दो। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए बदले और अदावत की बात चल रही है, और ये शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है। क्योंकि ये पंडित हरिशंकर तिवारी जी ब्राह्मण समाज के लिए काम करते थे और ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने के लिए ही वो जाने गए, और सदैव ब्राह्मणों का हित उन्होंने के लिए लड़ाई लड़ी। और जो जिसको मठ कहते हैं, मठ सदैव राजपूतों के हित की लड़ाई लड़ा। तो ये एक लड़ाई है, ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई, मठ और हाथा की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। ये जन सामान्य में एक भावना है। हाँ सर, अभी आपने कहा कि ठाकुर और ब्राह्मणों की लड़ाई, तो अभी जब हम आपके गांव में गए थे तो वहाँ भी इस चीज़ को लेकर बड़ी चर्चा थी कि ये मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, इस वजह से सीधा जो ये काम हुआ अभी चबूतरा तोड़ने का, वो एक ठाकुर हैं और ब्राह्मण की वजह से चबूतरा तोड़ दिया गया। ये जो अदावत चली आ रही है वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही है सर? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको, हम कैसे बताएं? हमने तो कुछ किया नहीं, शुरुआत तो उन्होंने किया, हम तो कोई ऐसी चीज़ कर नहीं रहे थे। तो जो भी कार्रवाई कर रहे थे वो कार्रवाई शासन के द्वारा हुई। तो शासन क्यों ऐसी कार्रवाई कर रहा है, ये बात तो शासन ही बता सकता है ना, हम कैसे बता सकते हैं इस बात को? एक सवाल ये कि अब क्या आपकी मुलाकात कभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी से हुई है, या मुख्यमंत्री बनने के पहले हुई है? नहीं, चूंकि हम लोग दो दल की राजनीति करते हैं, दो विचारधाराओं की राजनीति करते हैं, तो सामान्य रूप से कहीं मुलाकात हो सकती है, बाकी ऐसी हमारी कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई। सर, अभी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कानून व्यवस्था पे अपनी पीठ बहुत थपथपाती है। पूरे देश में, दिल्ली मेट्रो पे भी इसकी होर्डिंग लगी हुई है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। अभी बहराइच में एक घटना हुई थी, रामगोपाल मिश्रा की उसमें हत्या कर दी गई है। तो ये घटना जो है, इसको सरकार कहती है दंगा नहीं है, हमने दंगे पे कंट्रोल कर लिया। हालांकि बहुत जनहानि हुई वहाँ पे, बहुत लोगों की दुकानें भी फूंक दी गई। उस पर समाजवादी पार्टी का क्या रूप है? देखिए, जैसे कि आपने जो प्रश्न लिया, कहा कि सरकार कहती है दंगा नहीं है, जनहानि हुई। तो जनहानि अगर हुई तो दंगा ही तो कहा जाएगा उसको, लोग मारे गए, दंगा ही। NCRB का डाटा उठा लीजिए, तो मेरे ख्याल से लगभग 1250 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं 2017 से लेके और अभी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB का डाटा कहता है। आप देखिए, तमाम ढेर सारी चीज़ों को जो सरकार कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। अब विवेक तिवारी की हत्या हो गई, उसको आप क्या कहोगे? घनश्याम तिवारी की हत्या ड्रिल से मारकर हो गई, क्या कहोगे? कानपुर में
वाजपेयी परिवार की हत्या हुई, उसको क्या कहोगे? फिर इसी तरह से यहाँ पे रुद्रपुर में 7 लोगों की हत्याएं हो गई, उसको आप क्या कहोगे? अभी गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, उसको आप क्या कहोगे? तो जितनी भी हत्याएं हुई हैं तो सभी ब्राह्मणों की हत्याएं ही क्यों हो रही हैं? आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अगर किसी की हत्या हुई है इस सरकार के द्वारा अगर कराई गई है तो ब्राह्मणों की हत्याएं कराई गई हैं। चाहे विनोद उपाध्याय की हत्या कराई गई हो, चाहे विजय मिश्रा का घर गिराया गया हो, या कोई और भी जो इस तरह के लोग हैं उनकी हत्याएं कराई गई हो। कानून को, कोई भी कार्य कानून के द्वारा किया जाता है। संविधान में किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को घर हम गिरा दें। कानून अगर जो कहता है, आज सुप्रीम कोर्ट उस पर कह रही है। अभी सरकार ने पत्रकारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। अभी एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उन्होंने सरकार का के कच्चे चिट्ठे को उजागर करने का काम किया था। नाम लेना उचित नहीं है, नाम मुझे याद है, हमारे बगल के ज़िले के रहने वाले भी हैं वो, और बड़े पत्रकार हैं। और आज की तारीख में जैसे उन्होंने सरकार का काला चिट्ठा खोला, सरकार ने उनके खिलाफ FIR कराई। उस FIR के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पत्रकार को ये अधिकार है कि वो सच को उजागर करे। तो ये सरकार सच को उजागर ही उन्हें नहीं देना चाह रही है और झूठ पे झूठ बोली जा रही है। कहीं सत्य से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और कानून व्यवस्था की मेरे ख्याल से इतनी बुरी हालत किसी भी सरकार में अभी तक आज़ादी के बाद इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। सर, अभी आपने कहा कि NCRB का डेटा है कि ब्राह्मणों की हत्याएं 2017 के बाद लगातार हुई हैं। इसके पीछे राजनीतिक लाभ क्या है? लोगों ने ये सवाल किया। ये तो राजनीतिक लाभ उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने कराया है। किसका राजनीतिक लाभ होता है? ये उन लोगों से, ये तो सरकार ही बता सकती है ना सब। जब अगर हत्याएं हो रही हैं तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है, जैसे हमारे वहाँ पूर्वांचल, खासकर पूर्वांचल का जो दक्षिणी हिस्सा है, गोरखपुर के पूर्वांचल का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बाढ़ से प्रभावित है। आज वहाँ कितने गांव कट गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री आते हैं, एक एक केला पकड़ा के चले जाते हैं, बाढ़ बचाने का कोई कार्य नहीं करते हैं। वहाँ बगहा गांव कट गया है, जगदीशपुर गांव कट गया है, कोलखास गांव कट गया है। तो ढेर सारी चीज़ें, तो जिस चीज़ को विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है वो विकास है कहाँ? कहीं विकास है नहीं, केवल अखबारों में है और सरकार के बयानों में है। हमारा अगला सवाल ही बाढ़ पे था कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट से रोज दिखता है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ सरकार, आपने जवाब दे ही दिया कि सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सर, उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे उसको? बाढ़ बचाव का कार्य करना चाहिए। आपको बंधे बनाने चाहिए, ठोकर बनानी चाहिए, जिससे कि गांव का बचाव हो सके, नदी की धारा बदली जा सके। मुझे नहीं लगता कि 1000 एकड़ से कम इस बार बाढ़ में कटा हुआ है। तो 1000 एकड़ जिनकी ज़मीनें जिन किसानों की गई होंगी वो तो भूमिहीन हो गए ना। अगर सरकार ने कोई प्रॉपर कार्रवाई की होती तो मेरे ख्याल से वहाँ के लोग भूमिहीन नहीं होते। घर जो गिर गए हैं, घर नहीं गिरे होते। लोगों को उनसे उनकी पीड़ा पूछिए। अगर आप जाएंगे वहाँ उस गांव में, अगर कभी जाने का आपको मौका मिले, तो अपने घर, अपने हाथ से अपने घरों को लोग उजाड़ रहे हैं। तो सरकार ने तो वहाँ एकदम ही नहीं ध्यान दिया कि, और सरकार के जो आला अधिकारी हैं और वो कहते हैं इतना पैसा खर्च हुआ, तो पैसा खर्च हुआ कहाँ भाई? वहाँ कुछ दिखता तो है नहीं धरातल पे। अगर वहाँ पे ठोकर बनाया गया होता, बोल्डर लगाया गया होता, तो मेरे ख्याल से, हालांकि सरकार के पास तकनीकी जानकारियाँ बहुत हैं, इसके लिए उनका एक बाढ़ विभाग अलग से काम करता है। उसके लिए सरकार बाढ़ के इंजीनियरों को रखती है, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। तो इस तरह कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार के द्वारा क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई? और बाढ़ पिछले 3 साल से बगहा को काट रही है, तो उस पर कहीं कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार तो केवल और केवल मतलब गलत बयानी करके और अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है। सर, प्रदेश की और पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर का तिवारी हत्या ब्राह्मणों के लिए एक केंद्र रहा है, सामान्यतः तो, और आम जनमानस के लिए, गरीब गुरबा के लिए केंद्र रहा है। तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का क्या रोल है? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे नौकरियों में हो या समाज में अन्य जगह हो, व्यवसाय में हो, हर जगह ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हमारी आपके माध्यम से सरकार से और ब्राह्मण समाज से एक निवेदन है कि हम सब लोग इकट्ठे हों,
क्योंकि ब्राह्मण जब इकट्ठा होगा तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण ने क्या किया, उन्हें अपने इतिहास को देखना पड़ेगा। ब्राह्मणों के अलावा मैं कहता हूँ किसने क्या किया, ये सनातन संस्कृत ब्राह्मणों की देन है और बिना ब्राह्मण के सनातन कोई नहीं हो सकता है। जी, तो सर अभी जो हम हालिया चुनाव पे आते हैं, पहला सवाल तो ये कि समाजवादी पार्टी में आप जब शामिल हुए थे तो उस समय बहुत चर्चाएं थी जब आप बसपा छोड़ने वाले थे। उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एक ये आम जनमानस में सबके दिमाग में रहता है कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण पे काम करती है, खुल के कहें तो मुस्लिम यादव समीकरण पे। सर उस पार्टी में आप अपने आप को किस तरह एडजस्ट कर पाए? अब तो मैं MY का मतलब मोदी योगी हो गया है जी। तो अब MY तो खत्म हो गया, वहाँ तो सब अलग हो गया, MY का मतलब ही बदल गया है। वहाँ तो मोदी योगी हो गया। MY का मतलब अगर MY समीकरण हम मानते हैं तो मोदी योगी का समीकरण है। आप सर उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट? एकदम बेहतर है, हम तो एकदम बहुत से बेहतर हैं। और समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब सबके लिए है। समाजवाद जो शब्द लाया गया वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लाया गया है। समाजवाद मतलब सबके हक और हकूक़ की लड़ाई करने का नाम ही समाजवाद है। जो समाज में पिछड़े हैं, जो समाज में जिनका हक मारा गया है, उनके लिए जो कार्य करे वो समाजवादी पार्टी है। इस चुनाव, लोकसभा चुनाव में सर समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर सभी विपक्षी पार्टियों को देखें, कांग्रेस को छोड़ के जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उसमें सबसे बेहतर जो प्रदर्शन रहा वो समाजवादी पार्टी का रहा। आगामी भविष्य क्या दिखता है? निश्चित रूप से जो 27 का आने वाला चुनाव है, समाजवादी पार्टी का समय है और आने वाले 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सर उपचुनाव इस समय चल रहा है, तो अभी तक जो टिकट फाइनल हुए हैं उसमें एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट का नाम नहीं है। देखिए, हमने कहा ना समाजवाद की बात होती है, जातीय आधार पे यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो लोग जहाँ जैसे लड़े थे, पहले भी नहीं लड़े थे, किसी सीट पे कोई ब्राह्मण को काट कर किसी अन्य जाति को नहीं दिया गया। जो लोग जैसे लड़े थे उसी तरह का टिकट दिया गया है। हाँ, लेकिन जो आपके विरोधी है, समाजवादी विचारधारा के विरोधी है, उनका ये सवाल आता रहता है। भाजपा ने कितने ब्राह्मण को टिकट दिया है? जी, आपकी तरफ से सवाल उनकी ओर दागा गया। हाँ, ठीक है, भाजपा ने कितने ब्राह्मण को टिकट दिया? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन था। उपचुनाव में क्या रहेगा गठबंधन? गठबंधन है ही है, तो घोषणा हो गई गठबंधन की। लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, वो इस तरह से हुई है जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुआ था कि उनके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और दोनों लोग गठबंधन के साथ सब करेंगे। चलिए सर, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, कितनी सीटें? भाई हम तो कहेंगे 9 सीटों पर चुनाव और 9 सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। मिल्कीपुर में बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। मिल्कीपुर में भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव याचिका। हाँ, तो जब चुनाव होगा तब की बात करेंगे ना। लेकिन अभी भी चर्चा है, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव कराने से भाजपा डर रही है। क्या स्वाभाविक रूप से जब अगर चुनाव नहीं हो रहा तो ये तो यही कहा जाएगा ना कि अगर कोई भाग रहा है तो यही बात कही जाएगी ना। इसके पीछे कारण क्या? भाई चुनाव हारना, यही कहेंगे कि चुनाव वहाँ से हार रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे गोरखपुर टाइम्स, मैं शिवम, नमस्कार।